हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ फेडोर डॉस्टोवस्की की कहानी ब्रदर कारामाज़ोव को। ये 15वां पार्ट है। 14 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो पहले पुराने 14 पार्ट्स देखिए। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, ब्रदर कारामाज़ोव रीविजिटेड, उस पर आपको पुराने 14 पार्ट्स मिल जाएंगे। अब 15वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो फादर जोसिमा है वो अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। अब वो बताते हैं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने एंडिंग की थी उसमें वो बता रहे हैं कि जो उनका बड़ा भाई है वो 17 साल की एज में मर गया था, बहुत यंग एज में मर गया था। और जो उनका भाई था बिल्कुल वैसे ही झलक उनको एलेक्जी में दिखाई देती है, इसीलिए वो एलेक्जी से इतना प्यार करते हैं। ठीक है, अब वो फर्दर और अपनी लाइफ के बारे में रिवील करते हैं, क्योंकि वहाँ जो आसपास जो लोग थे वो पूछते हैं, जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनसे जूनियर थे, कि थोड़ा आप हमें अपनी लाइफ के बारे में और बताइए। तो फादर जोसेफ बताते हैं अपने बड़े भाई के बारे में ही ज़्यादा, क्योंकि बड़े भाई का उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। वो बताते हैं कि जो मेरा बड़ा भाई था वो लाइफ की स्टार्टिंग में चुप चुप रहता था, बड़ा शांत था, बड़ा इंट्रोवर्ट था, लोगों से मिलता नहीं था। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, हमारे शहर में एक कोई बड़ा लेक्चरर आया और वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करता था। उसका इनके बड़े भाई से किसी तरह से कांटेक्ट हो गया, बातचीत हो गई, मुलाकात हुई। अब इतना इम्पैक्ट रहा उस प्रोफेसर का इनके बड़े भाई पे कि ये सुबह शाम दिन रात उसी के साथ रहते थे, उससे बहुत सारी चीज़ों में डिस्कशन करते थे। अब जो वो प्रोफेसर था उसको यूनिवर्सिटी ने बाहर निकाल दिया कि कुछ उसने ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे, कुछ उसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि वो नॉर्मल लोगों को सही नहीं लगती थी, समझ नहीं आती थी। वो कहते थे पता नहीं ये कैसी फिजूल फिजूल सी बातें करता रहता है, तो उसको निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद जो उनका बड़ा भाई है वो अपना घर छोड़ के उस प्रोफेसर के साथ रहने चले जाते हैं, और उनकी बातों से बड़े इम्पैक्टेड थे। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जब वापस आते हैं घर में फिर कुछ टाइम बाद, तो गॉड पे बिलीव नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते। और जाहिर है जो असर आया था उनके ऊपर, सबको ऐसा लगता है कि वो जो प्रोफेसर है उसकी बातों का है, उसकी आइडियोलॉजी का है, क्योंकि वो भी लगभग ऐसी बातें करता था। बहुत हाई ज़्यादा क्रिटिकल होना, चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिक लगाना। तो वहाँ से उन्होंने चीज़ सीख ली थी। वो कहते थे मुझे कहीं कोई गॉड का एविडेंस तो दिखता नहीं है, तो मैं गॉड को क्यों मानूं। तो इस तरह की बातें करते थे। जो मदर थी इनकी वो परेशान रहती थी, क्योंकि जो मदर थी वो हाईली रिलीजियस थी। अब जो बड़ा लड़का है वो गॉड में बिलीव नहीं कर रहा। प्रोफेसर का इम्पैक्ट पूरा पूरा है, क्योंकि जब से वो प्रोफेसर के कांटेक्ट में आया था तब से ही वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, उस टाइम पे वो करीबन 14-15 साल का था। लेकिन अगले 1-2 साल में चीज़ें चेंज होती हैं, और बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। चीज़ें कैसे चेंज होती हैं कि तबीयत उसकी हो जाती है बहुत ख़राब, एकदम से बहुत बीमार हो जाता है वो। तब जब बीमार होता है तो पहली बार उसको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है बहुत अनसर्टेन है, चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अब होता क्या है कि एक दिन वो कमरे में बैठा होता है, खिड़की के पास, खिड़की के बाहर देखता है तो उसको ना पूरा बगीचा दिखाई देता है, एक पूरा गार्डन दिखाई देता है। उसमें बड़े प्यारे प्यारे पेड़ हैं, दरख्त हैं बहुत सुंदर सुंदर, और बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, सामने पूरे माउंटेन्स हैं। तो जब वो नेचर की ब्यूटी को देखता है तो आज उसको कुछ अलग दिखाई देता है। और जब सनलाइट वहाँ से आ रही होती है, सनलाइट पड़ती है उसके ऊपर कमरे के अंदर से आती हुई, और सामने जब वो नेचर की ब्यूटी को देख रहा है, बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको लगता है यही गॉड है। और उसको इतनी हैरानी होती है कि इतना बड़ा एविडेंस है यूनिवर्स के फॉर्म में उसके सामने, ब्यूटी के फॉर्म में उसके सामने। ये नेचर की ब्यूटी थी, बहुत पावरफुल ब्यूटी है।
कहता है गॉड का एविडेंस यही है, नहीं तो इतनी ब्यूटी कहाँ से आ सकती है अपने आप। तो कुछ उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आप देखेंगे एकदम सडन टर्न होता है, जबकि हाईली लॉजिक वाला बंदा है, वो बहुत लॉजिक लगाता है, बड़ी भारी क्रिटिकल थिंकिंग करता था, लोगों से डिबेट करता था, डिस्कशंस करता था, कहता था मैं नहीं मानता गॉड को, एविडेंस नहीं दिखता मुझे। लेकिन आज चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, और जो एक्सपीरियंस होता है वो लॉजिक से बहुत ऊपर होता है। लॉजिक तो आपके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मोस्टली आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ से आता है। जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ह्यूमंस में थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है इन कंपैरिजन टू डिफरेंट मैमल्स, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक लगा लेते हैं। लेकिन लॉजिक सिर्फ ब्रेन के लेवल तक है, एक्सपीरियंस आपके पूरे अंदर तक जाता है, एक्सपीरियंस आपके बीन में जाता है। तो अब जब उसको एक्सपीरियंस हुआ तो उसको समझ में आता है कि लॉजिक तो बहुत छोटा है, लॉजिक सब धरा रह जाता है, और उसको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी मैं गलती कैसे कर गया। 15 साल 16 साल मैंने ज़िंदगी के, मेरे सामने ही चीज़ें थी, ये सूरज तो रोज़ निकलता था, रोज़ माउंटेन्स थे, रोज़ फ्लावर्स थे, रोज़ इतनी ब्यूटी थी, लाइफ थी, सब कुछ था, गॉड मेरे सामने थे, फिर भी मैं चूक गया। और ऐसा अक्सर होता है जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है, जब चीज़ें जा रही होती हैं, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। अब उसको पता था उसके पास टाइम कम है, उसको टीबी हुआ था। तो पुराने ज़माने में टीबी से बहुत लोगों की डेथ होती थी। टीबी एक टाइम बड़ी वैसी बीमारी थी, डेंजरस, आज तो इलाज आ गया लेकिन तब नहीं था। तो टीबी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने बोल दिया था इलाज है नहीं उस टाइम पे, ये ज़्यादा बचेगा नहीं बंदा। तो अब उसको जब दिखाई दिया कि लाइफ बड़ी अनसर्टेन है और ऐसी है, तो आज उसकी नज़रें बदल गई, कुछ चीज़ें वो में चेंज आ गया। ऊपर से देखने में आदमी आपको वही लग सकता है, लेकिन हो सकता है वही इंसान अंदर से पूरा बदल गया हो। आज वो सिर्फ आंखों से नहीं देख रहा था, आज कुछ और भी चीज़ थी जो आंखों के साथ साथ देख रही थी, और आज उसको पहली बार दिखाई देता है कि गॉड है, उसको एविडेंस दिखाई देता है। और वो इतना सडन चेंज है, एक सडन अवेकनिंग हुई है उसको, उसके लिए अवेकनिंग का मोमेंट है। एक ही मोमेंट चाहिए होता है लाइफ में, और वो मोमेंट आपको बदल सकता है। एक सडन रियलाइजेशन होता है उसको, वो बहुत इंटेंस रियलाइजेशन है। उसके बाद से क्या होता है, उस सबको जो उसके पास आते हैं बड़े दुखी हैं, घर वाले हैं, जो फादर जोसेमा भी थे उस टाइम 8-9 साल के थे, वो भी जाते हैं, वो भी देखते हैं मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, मरने वाला है, तो वो भी थोड़े उदास हैं। मदर जाती हैं, मदर भी उदास है, आसपास वाले अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं, वो सब उदास हैं। बट वो उदास नहीं है बंदा, वो कहता है क्यों तुम परेशान होते हो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि उस चीज़ को जान चुका था, ट्रू एसेंस को, उस सोल को जान चुका था, वो गॉड को जान चुका था, तो वो उस चीज़ को समझ गया था कि कभी हमेशा के लिए कुछ ख़त्म नहीं होता, कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है, आत्मा एक तरह से अमर है। वो उसने उसको एक्सपीरियंस कर लिया था। और वो कहता है वाई यू आर सो सैड, खुश हो, देखो उस ब्यूटी को, लाइफ को देखो, लाइफ कितनी खूबसूरत है, इस मोमेंट में आपको हम खूबसूरत हैं। और हम परेशान रहते हैं, हम जबरदस्ती, हम बिना बेवजह फजूल की बातों पे हम दुखी रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं। और वो एक दिन जो फादर जोसेमा है, जो कि सिर्फ 8-9 साल के हैं, और वो करीबन उस टाइम 17 साल के आसपास पहुंच जाता है, उनको बुला के बोलता है कि मेरे छोटे भाई एक बात ध्यान रखो। अब छोटा है, बच्चे जैसे हैं, मतलब 8-9 साल का बच्चा ही होता है, उसके सिर पे हाथ रख के बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई एक बात ध्यान रखना, मैं तो चला जाऊंगा बट मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और कोशिश करना कि तुम सबके साथ प्यार से रहना और सबको प्यार बांटना। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो हमें चला सकती है, एक ही चीज़ है जो हमें गॉड के बहुत करीब लेके आ सकती है, वो लव है। और वो बोलता है एक चीज़ और ध्यान रखना, हर एक इंसान जो है, हम सब एक दूसरे की गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की गलतियों के लिए जिम्मेदार हूँ। तो जब ये बात वो रिपीट करते हैं, तो जो अब छोटे से हैं, फादर जोसेमा 8-9 साल के हैं, वो हैरान है उनको, क्योंकि उतनी बात इंटेंसली वो नहीं समझ पा रहे। 8-9 साल का बच्चा उतनी फिलॉसफी उस डेप्थ में नहीं समझ पाता, बट वो बॉडी के
इमोशंस को तो रीड कर लेता है, देख पा रहा है, आँखों में जो चमक है, जो चेहरे के हाव ताव हैं, जिस तरीके से वो बोली जा रही है बात, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी फादर जोसेमा पे आगे। अब ये बात वो कई बार रिपीट करता है, जब अगले उनकी मदर आती हैं उनके सामने भी रिपीट करता है, तो उनकी मदर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, इतने बड़े बड़े मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, तो हम कैसे उनकी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, आप बताओ। और तुमने तो कोई ज़िंदगी में कोई पाप ही नहीं किया है, तो तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो कि तुम जिम्मेदार हो बाकी दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, वाई यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो हंसता है, वो कहता है माँ काश आप भी वो एक्सपीरियंस कर पाती जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मदर को रियलाइजेशन नहीं था। मदर गॉड को सिर्फ जानती थी शब्दों के द्वारा, जस्ट थ्रू द मीन्स ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स तो आप भी पढ़ सकते हैं, हम सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, हम सुबह शाम पढ़ते भी हैं, हम स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते हैं, बट वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग समथिंग एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंसिंग समथिंग। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये ज़मीन आसमान का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको पता है मून पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले कम है, 1/6 है, ये आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बचपन में पढ़ा है हमने साइंस की किताबों में। बट जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गया था, ठीक है, उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग सिर्फ मेंटल लेवल पे हम जानते हैं, उसने एक्सपीरियंस किया है। तो वो जो बंदा है फादर जोसेमा का जो बड़ा भाई है, वो जानता है कि मदर है और जो बाकी हैं ये सब गॉड को सिर्फ किताबों के थ्रू जानते हैं या सुन लिया कहीं से, इस तरह से जानते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इनको। उसने तो एक एक्सपीरियंस ले लिया था, उसको एक सडन अवेकनिंग हुई थी, गॉड की ब्लेसिंग उसके ऊपर आई थी। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो वो कहता है कि मदर काश आप ये जो कह रही हैं मेरे से, वो इसलिए कह रही हैं कि आप अपने आप को दूसरों से अलग मानते हो। क्योंकि क्या होता है, देखो आप मिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, या जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, जो रियलाइज्ड लोग हैं, ऐसा वो मानते हैं, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो एटलीस्ट, ठीक है। तो किताबों में उनकी ये चीज़ होती है कि आप में और यूनिवर्स में डिफरेंस है नहीं, आप क्या हो। अगर एज पर द स्पिरिचुअलिटी बोलूँ तो आपके थ्रू यूनिवर्स अपने आप को देख रहा है। ये यूनिवर्स है, पूरी सब कुछ, सारा गेम एनर्जी का है, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, उसमें से छोटी सी एक एनर्जी का टुकड़ा आपके अंदर है। तो इन अ सेंस आपके थ्रू यूनिवर्स अपने आप को देख रहा है, तो आप में और यूनिवर्स में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, अगर एनर्जी के लेवल पर बात करी जाए तो वही एनर्जी जो आपके अंदर है वो हर एक इंसान के अंदर है। तो वो एनर्जी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। तो मदर उस पॉइंट को समझ नहीं पा रही है। मदर कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है, जो क्रिमिनल्स हैं और हम कैसे हो सकता है, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी तो सबके अंदर सेम है, प्योर कॉन्शियसनेस तो सबके अंदर सेम है। वो तो इंसानों के अपनी मजबूरियां हैं, उनके एनवायरनमेंट है, उनका बहुत तरह के हालात होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान वैसा हो जाता है। बट अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी तो बहुत प्योर होती है और सबके अंदर सेम है। अब ये मैं स्पिरिचुअल सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मटेरियलिस्टिक सेंस में बात करोगे तो मदर ठीक कह रही है, कैसे हो सकता है भाई, दुनिया में इतने बड़े क्रिमिनल्स बैठे हैं, एक क्रिमिनल में और शरीफ इंसान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। जहाँ तक मैटर की बात है तब तक तो अलग है चीज़ें, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आओगे तो वहाँ तो सिर्फ गेम एनर्जी का है, सिर्फ कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी का गेम है, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे ऑपरेट करती हैं, अलग तरीके से होती हैं। अब उस टाइम वो बातें वहाँ किसी को पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन जो एल्डर जोसेमा है उन पे इम्पैक्ट है, और ये चीज़ें आगे जाके आपको दिखाई देंगी जैसे जैसे वो बड़े होंगे। तब होता क्या है कि सब दुखी हैं, आसपास परेशान हैं, उनको लगता है शायद बीमारी की वजह से इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, शायद इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो ये इस तरह की बातें कर रहा है, फिजूल की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट खैर टाइम बीता जाता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ आप देखें, डेथ भी नॉर्मली क्या होता है, आदमी डेथ आती है तो आदमी घबरा जाता है, परेशान होता है, चेहरे की हवा उड़ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। बट उसका चेहरा एकदम शांत है, एकदम पीसफुल, एकदम काम चेहरा है।
चेहरे पे एक शांति है, एक कामनेस है, एक पीस है। तो अब फादर जोसेमा है, 8-9 साल के हैं, वो देख रहे हैं भाई की डेड बॉडी सामने है, डेथ हो गई थी, चेयर पे बैठा हुआ है, बट ऐसा लग रहा है एकदम एक शांति है, एक प्योरिटी सी दिखाई दे रही है चेहरे पे उसके। तो इम्पैक्ट है वो। सबसे बड़ा जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ डेथ का, उसने फादर जोसेमा को बहुत चेंज किया था। ठीक है, तो ये उनके अंदर हमेशा रहता है, और ये थॉट स्पेशली उनके अंदर हमेशा रहता है कि हम सब जो हैं, हर एक इंसान पूरी दुनिया में जो भी किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि ये बहुत हद तक बात खाली स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है, कि यूनिवर्सल लव की तरफ भी बात करती है, यूनिवर्सल यूनिटी की तरफ भी बात करती है, कि हम सब जो इंसान हैं, जो हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, बहुत गहरे तल पे हम सब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर से हमने चीज़ों को डिवाइड कर लिया, बट बेस लेवल पे हम सब यूनाइटेड हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है, इस सेंस में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि इनके बड़े भाई की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन चेंज हो रहा है। सीन चेंज कैसे होता है, जो अब जो फादर जोसेमा ये बड़े हो जाते हैं, करीबन ये 17, 18 साल के आसपास पहुँच जाते हैं, और ये चले जाते हैं एक मिलिट्री कैंपस में पढ़ाई करने। पढ़ाई क्या मतलब, ट्रेनिंग करने जाते हैं कि ये आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और रशिया में आप देखेंगे उस जिस टाइम पे कहानी लिखी गई थी 150 साल 200 साल पहले, तो उस टाइम पे बहुत लोग आर्मी में जाते थे। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली जैसे आज की डेट में इतनी सारी नौकरियाँ हैं, तब उतनी नौकरियाँ नहीं होती थी। ज़्यादातर आप देखोगे पुरानी कहानियों में ज़्यादातर आपको कैरेक्टर्स आर्मी में जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ज़्यादा इतनी जॉब्स थी नहीं। क्योंकि बातें भी मोस्टली ये सारी 1850s 1870s उस टाइम की बात है। ठीक है, तो ये भी चले जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं तैयारी करने के लिए, मतलब वहाँ पे पूरा कैंपस होता है, वहाँ पे रहते हैं। अब होता क्या, उस ड्यूरेशन में ना इनको एक लेडी से प्यार हो जाता है। तो अब प्यार हो जाता है, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करती, फादर जोसेमा से। ठीक है, तब तो खैर ये थे नहीं फादर जोसेमा, सिर्फ 17-18 साल के एक लड़के होते हैं। वो प्यार नहीं करती इनसे, और वो ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड होती है, मंगेतर होती है, फियांसे होती है किसी की। ठीक है, शादी होने वाली थी, और वो आदमी भी आर्मी में है। अब इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती फादर जोसेमा से। तो ये क्या करते हैं, 17-18 साल के हैं, ये चैलेंज कर देते हैं, गुस्से में आके चैलेंज कर देते हैं। एक जेलसी भी होती है कि भाई मैं प्यार करता हूँ, किसी और से कैसे शादी हो सकती है। तो चैलेंज करते हैं उसके मंगेतर को, लड़की के, कि ड्यूअल हो जाए। अब मैंने बोला था रशिया में ड्यूअल का है ट्रेंड, मतलब उस टाइम पे था, आज तो खैर नहीं है। तो इनफैक्ट ये जो कहानी में पढ़ रहा था उसमें, तो उसमें ये लिखा था उस टाइम पे भी इलीगल था, जब जो एल्डर जोसेमा वो कर रहे हैं उनको चैलेंज, लेकिन फिर भी चैलेंज कर देते हैं। अब चैलेंज करते हैं तो जो उनका जो फियांसे है वो भी मिलिट्री में था, वो कहता हाँ ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड है, क्योंकि चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मर्दानगी पे कलंक लग जाता है। तो ड्यूअल की डेट डिसाइड हो जाती है, इस डेट पे ड्यूअल होगा, आ जाओ। तो अब होता क्या है कि वो कर तो देते हैं चैलेंज, लेकिन अंदर से उनको ना, एक तरफ तो खून गर्म है, 17-18 साल लड़का है, खून गर्म है, दिमाग भी गर्म होता है, जोश है पूरा। लेकिन एक दिन पहले उनको अपना बिहेवियर बहुत अजीब सा दिखाई देता है। मतलब अगले दिन ड्यूअल होने वाला था, तो एक दिन पहले क्या करते हैं, गुस्से में आते हैं, बड़े एजिटेटेड से हैं, गुस्से में परेशान से हैं। तो जो उनका नौकर होता है, नौकर को ये 2 मुक्के मार देते हैं, घूंसे मारते हैं। अब नौकर के पूरा खून खून हो जाता है, नौकर गिर जाता है, गुस्से में जोसेमा। तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। नौकर तो चला जाता है रूम से, तो ये बैठे होते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे को अंदर इतना गुस्सा क्यों है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 2-3 घंटे बीत जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं कहीं नेचर के पास बैठने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्यूअल कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एकदम से इनको अपने बड़े भाई की बातें याद आती हैं कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की गलतियों के लिए। जो भी एक आदमी हम करता है, इंसान, वो रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में जो भी हो रहा है, आप
आप भी उसके कहीं ना कहीं भागीदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बात जैसी इनके दिमाग में आती है तो सडन शिफ्ट ऑफ माइंड होता है इनका। घर आते हैं, रूम में अपने को बंद करते हैं वापस उसी कमरे में अपने, और ये लेट जाते हैं बिस्तर पर, रोना शुरू कर देते हैं। बहुत तेज से रोते हैं, रोए जा रहे हैं, अपने ऐसे हाथ कवर कर लेते हैं, दोनों चेहरा अपना पूरा कवर कर लेते हैं। चेहरा उन्होंने अपने हाथों से कवर कर लिया और रोए जा रहे हैं, खूब रो रहे हैं। फिर एकदम से उठते हैं, उसको बुलाते हैं अपने, उसको नौकर को जिसको उन्होंने मुक्के मारे थे। तो वो आता है नौकर, वो कहता है, वो डरा हुआ है, उसको लगा कहीं दोबारा यार मार पीट ना कर दें मेरे साथ। गुस्से में तो थे ही, दिमाग अजीब सा हो रखा था। तो कहते हैं क्या हुआ साहब जी, क्या हुआ? तो जोशीमा कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो जो है वो हक्का बक्का है, नौकर समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं, अभी तो 2-4 घंटे पहले मुझे मारा है, अब ये सॉरी मांग रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता, एकदम से रोना शुरू कर देते हैं दोबारा और लेट जाते हैं, बिल्कुल ज़मीन पे एकदम प्लेन लेट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरा बो डाउन करते हैं। अब वो जो नौकर है वो हैरान है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, मालिक है मेरे और इस तरह से लेट गए ज़मीन पे। तो हैरान है वो। तो फिर थोड़ी देर उठते हैं, फिर कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। तो जो नौकर है वो भी रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके गले लगते हैं, माफ़ी मांगते हैं उससे, रोते हैं बहुत। नौकर उनको माफ़ी दे देता है और वो कहता है ठीक है, आप इट्स ओके, आपको रियलाइज़ हुआ आपने गलती की है। और वो जब चला जाता है तो इनको ऐसा लगता है दिल पे से एक बोझ सा हट गया बड़ा, और इनको अपने भाई की बात याद आती है। इनको भाई ये बोलता था कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सोशल सिस्टम की वजह से आपके सबॉर्डिनेट है, लेकिन नेचर के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है तो आप देखो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो। सिर्फ अगर आप फाइनेंशली रिच हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है जो फाइनेंशली आपके मुकाबले रिच नहीं है तो आप उसको मिसट्रीट करें। तो ये इनके भाई का कहना था, बड़े भाई का। तो वो सब बातें इनको याद आती हैं अपने बड़े भाई की। तो बड़े भाई का मैंने बोला ना बहुत इम्पैक्ट है इनके ऊपर, वो बातें इनके दिमाग में घूमती हैं। तो फिर वो चला जाता है नौकर, इनका जो है सर्वेंट। फिर ये कमरा बंद करके फिर थोड़ा सा इनका ऐसा लगता है मेरे सीने पे से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। अब फिर अगले दिन ड्यूअल है, ड्यूअल की भी बात है इनके दिमाग में रहती है। तो ड्यूअल में पहुंच जाते हैं अगले दिन, सबको वहाँ पे जो उनके साथ एक इनका जूनियर होता है आर्मी का, वो कहता है कि चलो जोशीमा आ जाओ, रेडी हो जाओ, ये वो। कहते हैं ठीक है जी, चलो चल पड़ते हैं। अब सामने इनका वो ओपोनेंट है, वही जो लेडी का जो फियोंसे मंगेतर। तो सामने दोनों पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं, करीबन 12 फीट की दूरी होती है और दोनों के हाथ में पिस्टल होती है। तो जोशीमा जो है वो पहला मौका उसको देते हैं ओपोनेंट को कि आप चलाओ गोली। वो गोली चलाता है, गोली के गाल के ऐसे पास से निकलती है, छूते हुए निकल जाती है जोशीमा को, कुछ होता नहीं है। तो अब जो साथ के इनके लोग होते हैं, इनके साथ भी एक बंदा था, मैंने बोला था इनका जो साथ जो उनका जूनियर होता है आर्मी में वो था, और उसके साथ भी एक वो भी बंदा आर्मी में था, उनके साथ भी जो उनका एक बंदा होता है वो भी जूनियर है उनका, वो भी साथ में होता है। तो अब जो ओपोनेंट है और जो जूनियर हैं वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि यार ये तो पहली गोली तो मिस हो गई ओपोनेंट की। अब बारी थी चलाने की जोशीमा की। जोशीमा आंखों में देखते हैं उसकी ओपोनेंट के, और जो अपनी पिस्टल है वो दूसरे डायरेक्शन में फेंक देते हैं, हवा में फेंक देते हैं, गोली चलाते नहीं हैं, दूर फेंक देते हैं। और उससे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। ओपोनेंट से कह रहे हैं, बारी थी गोली चलाने की और वो एक्सपेक्ट कर रहा था गोली चलेगी, लेकिन माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करो, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं अगर अब तुम गोली चलाना चाहते हो आगे तो तुम चला सकते हो। लेकिन अब ओपोनेंट भी गोली नहीं चलाता। अब लेकिन जो साथ में इनके जो जूनियर था
वो काफ़ी गुस्सा करता है इन पे। वो कहता है आपने तो गलत किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे उसके डिपार्टमेंट की बड़ी ये तो बेइज्जती है, आप ड्यूअल में गए और आपने ये करा वो करा, आपका पास पूरा मौका था, आप उसको मार सकते थे, ये है वो है। तो वो क्रिटिसाइज़ करता है उनको बहुत, जो उनके साथ जो जूनियर होता है। खैर शाम को ये सुबह की बात, ड्यूअल सुबह हुआ था, करीब अगले दिन सुबह की मैंने बताया था ना, सुबह के टाइम पे ड्यूअल हुआ था। तो शाम के टाइम पे सारे इकट्ठे होते हैं, एक पूरा बड़ी मीटिंग सी होती है वहाँ। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और डिस्कशन होता है कि ये जो जोशिमा ने किया वो सही किया नहीं किया। कई लोग कहते हैं नहीं तो बहुत गलत करा है, तो बेवकूफ़ी की है, ऐसा कभी हुआ नहीं ड्यूअल में आज तक। लेकिन जो इनके साथ के होते हैं वो कहते हैं यार सही किया यार, अगले बंदे का चेंज ऑफ हार्ट हो गया तो हो गया, किसमें क्या है, क्यों ज़बरदस्ती किसी के ऊपर गोली चलाई जाए, क्यों किसी की जान ली जाए। ठीक है, वो उसको एक अलग तरीके से बंदा बात करके ख़त्म करना चाहता है, मैटर को बात करके ख़त्म करा जा सकता है ना, क्यों अननेसेसरी किसी की जान जाए। तो कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने बताया उस टाइम तक आते आते चीज़ें, ये ड्यूअल इलीगल हो गया था, लीगल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कर लेते थे, ठीक है। तो अब जो फादर जोसेफ वो भी वहाँ बैठे होते हैं, वो कहते हैं, वो बोलते हैं, फिर अपने भाई की बात दोहराते हैं कि हम सबको प्यार रखना चाहिए आपस में, हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखना चाहिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे लड़ेगा झगड़ेगा और अगर हम ऐसे आइसोलेट रहेंगे तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं मुझे दुनिया में सबसे बड़ी जो परेशानियाँ दिखाई देती हैं ना, पता किस चीज़ की दिखाई देती हैं, कि हर इंसान आइसोलेट होता जा रहा है, हम लोगों के बीच में प्यार ख़त्म हो रहा है, हम लोगों के बीच में एक जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, हम उस भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, हम सब अलग अलग जी रहे हैं, हम सब ऐसा लगता है कि हम एक इंडिविजुअल यूनिट है, लेकिन ऐसा है नहीं, दुनिया ऐसी नहीं है। जब तक सारे इंसान पास नहीं आएंगे, मतलब प्यार से साथ नहीं रहेंगे, एक यूनिवर्सल लव की थीम पे हम चलेंगे नहीं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे हम नहीं चलेंगे, तो हम ख़त्म हो जाएंगे यार अंदर से। ऊपर से हमें लगेगा कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, नंबर्स बहुत आगे जा रहे हैं, फाइनेंस बहुत आगे जा रहा है, पर अंदर से इंसान की आत्मा दुखी है, क्योंकि हम सब आइसोलेटेड रह रहे हैं। हम एक दूसरे से जेलस करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हमें लगता है बस हमारी ग्रोथ हो रही है, बस हमारी ग्रोथ होती रहे, बस हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि जो थीम है जिस दुनिया को चलाएगी वो लव है। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोग उनसे एग्री नहीं करते, कुछ लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो बहुत मतलब बड़ी पहुँची हुई बातें कर रहा है बंदा, मतलब काइंड ऑफ बड़ी स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहा है। खैर उनको फ़र्क पड़ता नहीं है जोशिमा को कि लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं। उनको तो जो कहना था, जो करना था उन्होंने कर दिया, और वो वहाँ पे अपना मिलिट्री से अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, कहते हैं मेरे को अब नहीं करनी, मेरी लाइफ का पर्पस अब थोड़ा डिफरेंट है। खैर वहाँ पे जो उनका ओपोनेंट होता है वो होता है उस मीटिंग में, ठीक है, वो होता है और उसकी वाइफ भी होती है, वो लेडी भी होती है वहाँ पे। तो लेडी थैंक्स बोलती है जोशिमा को, और जो ओपोनेंट है वो गले लगता है, हक करता है उनको और कहता है कि थैंक यू, ठीक है। तो मतलब जो पुरानी उनके अंदर जो गिले शिकवे हैं सब वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो जोशिमा है सबसे फिर गुड बाय कहते हैं और आर्मी छोड़ देते हैं, मिलिट्री छोड़ देते हैं, वहाँ जहाँ पे वो करने गए थे पढ़ाई वगैरह, पूरी कैंपस को छोड़ देते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ दोबारा एक सीन चेंज होगा। अब जो जोशिमा है इनके बारे में बहुत बात होती है लाइफ में, अब ये थोड़ा आगे पहुँच गए हैं, करीबन मैंने बोला ये बड़े हो जाते हैं, मतलब 22, 23, 24 साल के आसपास के हैं। अब एज बढ़ गई है, 23, 24 साल के हुए हैं, तो एक जवान लड़के हैं, तो लोगों के बीच में काफ़ी फेमस होते हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये पूरे उस टाउन में फैल जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था ड्यूअल में, ऐसा होता नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ, तो लोगों को दिखाई पड़ता है यार ऐसे ऐसे बात हुई है, ये तो बंदा फेमस हो जाता है, कई लोग उनसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, बट जनरली ये थोड़ा सा अपनी दुनिया में और अपने उसमें रहते थे। एक दिन क्या होता है, एक स्ट्रेंजर इनके पास आता है, ये अपने रूम में बैठे होते हैं एक कमरे में, तो एक स्ट्रेंजर इनके पास आता है, और वो बड़ी मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो बड़ा रईस है, पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, और एज काफ़ी है उसकी, ऐसी है 55-60 साल का आदमी है, और फादर जोसेफ 24-25 साल के हैं। वो आता है और वो कहता है कि मैं आपके बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहता हूँ, मुझे आपके इंसिडेंट के बारे में मालूम पड़ा, और टाउन में वो बंदा ना बड़ा फेमस था, बड़ा फेमस है, पैसा बहुत है उसके पास, रईस है बहुत, और बहुत चैरिटी करता था, फेमस था। तो वो आता है, वो कहता है जोशिमा से कि ऐसे ऐसे है,
मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, लाइफ के प्रति आपका क्या आउटलुक है, सब बताओ मुझे। क्योंकि ये आपने जो किया ये तभी कर सकता है आदमी जब कुछ अंदर उसके बहुत बड़ा एक चेंज है। नॉर्मल तो नहीं है वो आदमी, कुछ तो डिफरेंट है आपके अंदर। वो कहता है मुझे वो चीज़ आपकी खींचती है, वो आपकी जो एनर्जी है मुझे खींच के ले आई है। तो बातचीत होती है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत होती है, बड़ी फिलोसफिकल टॉक्स होती हैं, बड़ी डीप टॉक्स होती हैं, बहुत सारे मैटर पे बातचीत होती थी कि लाइफ का मीनिंग क्या है, गॉड की एग्जिस्टेंस से बात होती है, गुड और ईविल क्या होता है इस पर बात होती है, बहुत सारी चीज़ों पर बात होती है, बड़े गहरे टॉपिक्स पर बात होती है। दोस्ती बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट डेली वो आता था उनसे मिलने। अब ये चीज़ें जो कार्यक्रम है कई हफ्तों तक चलता है। और वो कमाल की बात थी कि वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो जोसिमा को सुनता था, कहता था आप बोलिए मैं सुनूंगा आपको, जबकि एज में बड़ा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपसे एज में बड़ा है वो आपको ज़्यादा ज्ञान दे सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैच्योरिटी है, विजडम है, शेयर करने के लिए ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ ऐसा होता नहीं। वो ऐसा लगता है ऐसे सब कुछ उनसे सीखने आया है, जोसिमा से, जैसे उनका डिसाइपल बनने आया है, इस तरह से लगता है। वो अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है, कई हफ्ते निकल जाते हैं। अब एक दिन जोसिमा ज़्यादा पूछते भी नहीं है उससे कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। उनको लगता है बस ठीक है, हमारे बीच में एक बॉन्डिंग है, एक ट्यूनिंग है, बहुत चीज़ों में हम सेम सोचते हैं, सिमिलर उस पर सोचते हैं, तो ठीक है। एक दिन वो जो आता है ना बंदा, वो बताता है जोसिमा को कि मैं आपको अपनी ना एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं आपके पास क्यों आया। खुद ही बताता है एक दिन। जोसिमा कहते हैं हाँ बताओ। तो कहते हैं कि वो कहता है कि मैं जो मिस्टीरियस मैन है, आई होप कि आप मुझे जज नहीं करेंगे जब मैं आपको अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताऊंगा, रीज़न मैं आपको दूंगा कि आपके पास क्यों आया। वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। वो बताना शुरू करता है। वो कहता है जब मैं आज से करीबन 14-15 साल पहले की बात है, मैं एक लड़की से ना प्यार करता था, एक लेडी थी उससे प्यार करता था, और लेडी विधवा थी, विडो थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और बहुत पैसे वाली थी, वो भी बहुत पैसे वाली थी। तो हस्बैंड की डेथ उसकी बहुत पहले हो गई थी, पैसा बहुत था। मैं चाहता था मुझसे शादी कर लूँ, मैं उससे प्यार करता था, मुझे उससे बहुत प्यार था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, किसी आर्मी के बंदे से उसको प्यार था, और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, प्यार मुझे था उससे, मैं चाहता था मैं शादी करूँ, और पैसा तो था ही बहुत उसके पास भी, लेडी के पास भी था, और इनके पास खुद के पास ही बहुत पैसा था। जो मिस्टीरियस मैन है, मैंने आपको बताया, बहुत रईस बंदा था। तो कहता है कि मैंने उसको बोला कि मेरे से शादी करो, मैं प्यार करता हूँ। उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती मिस्टीरियस मैन को। तो एक रात क्या होता है, जो मिस्टीरियस मैन है चोरी छुपे से पीछे के दरवाजे से दीवारें वगैरह पूरा फांद के, पूरा कूद के, पीछे से ऊपर छोटा सा कमरा होता है, छत पे नहीं बनाया होता हमने, छोटा सा कमरा होता है कोठरी वाला, वहाँ का दरवाज़ा खुला होता है, तो वहाँ से वो अंदर चला जाता है, दीवारें पीछे से फांद के कमरे में से ऐसे नीचे चला जाता है, कोठरी से नीचे कमरे में पहुँच जाता है उस लेडी के। लेडी सो रही होती है कमरे में। उस दिन उसके नौकर चाकर भी नहीं थे, इधर उधर थे। उसको पता था क्योंकि पहले भी 1-2 बार वो लेडी से मिलने आया था, नॉर्मल बातचीत तो करता ही था, क्योंकि पैसे वाला वो भी था, पैसे वाले वो भी थी। तो उसको घर का आइडिया था कहाँ से कैसे क्या है, तो आ जाता है, तो रूम में पहुँच जाता है। अब रात के करीबन 1:30 या 2 बजे हैं, वो लेडी सो रही होती है, उसको देखता है सोते हुए, तो एकदम से उसके अंदर अफेक्शन आता है कि यार ये लेडी को मैंने प्यार किया है। पर एकदम से गुस्सा भी आता है कि ये तो अब किसी और की अमानत हो जाएगी, किसी और से शादी कर लेगी, मेरा क्या होगा, मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी, वो ये सोचता है। और जाके एक छुरा लेके आता है बड़ा सा, उसके सीने में घोंप देता है, मार देता है उसको। लेडी की डेथ हो जाती है। अब मर्डर कर दिया उसने, अब मर्डरर है, तो वहाँ आसपास उसको लगता है कि भाई पता ही चलना चाहिए मैंने मर्डर किया है, दिखाना ऐसे है कि चोरी हुई है, कोई चोर आया था इसने ऐसा किया। तो आसपास कुछ थोड़े जेवरात वगैरह होते हैं, अलमारी में से निकाल के ले जाता है, कुछ सामान वगैरह ले जाता है निकाल के, ताकि लगे कि चोरी हुई है, और सर्वेंट पे ना इल्ज़ाम आ जाए, जो नौकर चाकर करते हैं, किसी को शक ही ना हो मेरे पे, चोरी कर लेता है।
चला जाता है वहाँ से। अब क्या होता है, अगले दिन बात फैल जाती है, मर्डर हो गया, ये है वो है। अब जो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मतलब किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर के लिए, वो एक सर्वेंट पे आ जाती है, क्योंकि एक सर्वेंट मिलता है। उस रात को ना वो सर्वेंट कहीं बाहर शराब के नशे में धुत मिलता है, बारिश हो रही होती है, वहीं सड़क पे गिरा होता है और उसके हाथ पे खून वून लगा होता है और जेब में से उसके एक छुरा सा निकलता है। अब ये किसी को नहीं पता चलता कि छुरा उसके पास कैसे पहुंचा, खून उसके पास कहाँ से आया, लेकिन लोगों को लगता है ये जो सर्वेंट है इसने ये किया है। किसी को शक ही नहीं था कि ये मिस्टीरियस मैन भी ये काम कर सकता है, तो सर्वेंट पे शक चला जाता है, सर्वेंट को पकड़ लिया जाता है। वो सर्वेंट बोलता भी है कि भाई देखो मैं तो सिर्फ नशे में धुतता, मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। तो वो कहते नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में जो वहाँ जो जुडिशरी है, जो वहाँ जज है, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं सबूत है, तुम्हारी जेब में वो छुरा निकला है, छुरा तुम्हारी जेब में निकला है, तुम्हारे हाथ में भी खून लगा हुआ है, और तुम भागी क्यों वहाँ से, बाकी सब तो नौकर वहीं थे, तुम क्यों फिर बाहर निकल गए ऐसे, नशे में भी थे तुम। तो वहाँ जज मानते नहीं हैं और उसको फिर मान लिया जाता है इसी ने चोरी करी है, क्योंकि मैंने बोला हाथ पे खून लगा। वो कहता है जी मेरा खून तो मेरे घाव था हाथ में, मेरा वो घाव से मुझे खुद ही लग गया है खून, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो कहते हैं छुरा तुम्हारी जेब में कैसे आ गया, बताओ कहाँ से आया। अब चक्कर पड़ जाता है, एविडेंस इस तरह से बनता है कि भाई इसी ने किया है, तो सज़ा उसको होती है। ट्रायल चल रहा होता है, सज़ा हो जाती है। लेकिन जेल जाने से पहले, कि इससे पहले कि 1-2 दिन का टाइम होता है जेल वो जाए, उसकी तबीयत हो जाती है बहुत ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि हॉस्पिटल में जाता है बीमार होकर, वो जो सर्वेंट है उसकी डेथ ही हो जाती है, मर जाता है। अब ये सारी बातें बता रहा है ये मिस्टीरियस मैन है जोसिमा को। वो कहता है ये बात को 14 साल हो गए। अब वो कहता है मेरे अंदर जो गिल्ट है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट है। गिल्ट इस चीज़ का नहीं है कि सर्वेंट मर गया, वो कहता है सर्वेंट तो भाई नेचुरल डेथ मरा है, क्योंकि रात को उस दिन बारिश हुई थी, वो बाहर चला गया, ठंड लग गई, ठंड की वजह से बीमार होकर मर गया। वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है बोल के ना, जस्टिफाई कर लेता है कि मैंने मर्डर नहीं, मैंने जो मैं सर्वेंट की मौत के पीछे जिम्मेदार नहीं हूँ। वो तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि बाहर था, ठंड पड़ रही थी, बारिश में भीग गया, वो नॉर्मल नेचुरल डेथ मरा है बीमारी की वजह से, उसकी डेथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो वो अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक वो बताता है मिस्टीरियस मैन कि मैंने अपने आप को ये क्या कि जस्टिफाई किया, 14 साल मैंने निकाल लिए, लेकिन फिर भी परेशानी होती है उसको, बार बार कभी ना कभी गिल्ट तो उठता है। भाई अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है, कहाँ लेके जाओगे, अंदर से तो आप जानते हैं ना कि आप गिल्टी हैं। तो क्या करता है, चैरिटी करना शुरू कर देता है। वो मर्डर भी किया है, और उस लेडी का मर्डर किया जिसको आप प्यार करते हैं, उसका मर्डर कर दिया और किसी दूसरे आदमी को फंसा दिया। वो बेचारा वो खुद भी सदमे में मर गया, इतनी बड़ी उसको इनोसेंट आदमी है, सज़ा हो गई तो वो भी मर गया। तो एक तरीके से उसने डबल मर्डर कर दिया था, मर्डर एक किया था लेकिन दूसरे का साइकोलॉजिकल मर्डर हो गया। तो अब उसके अंदर गिल्ट तो है। अब गिल्ट से कैसे बाहर आए, परेशान रहता है, बेचैन रहता है, तो चैरिटी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से उसका एकदम सारा जो पैसा है ना वो सारा चैरिटी में लगाता है, खूब बड़े बड़े चैरिटी कर रहा है, खूब दान पुण्य कर रहा है। अब लोग कहते हैं वहाँ बहुत बढ़िया आदमी है, तो लोगों को तो पता नहीं है असलियत क्या बढ़िया आदमी है, बड़ा दानी आदमी है, बड़ा परोपकारी आदमी है, बड़े बड़े काम करता है, चैरिटी करता है, सबकी मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। फिर भी लेकिन उसके अंदर वो गिल्ट कुछ टाइम बाद फिर आता है। तो फिर वो क्या करता है, काम में लग जाता है, कुछ अपना काम वाम खुलता है, पूरी तरह बहुत काम कर रहा है, 14 घंटे 16 घंटे काम, 20 घंटे काम 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 काम। कुछ टाइम बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो पहले चैरिटी में लगा, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, गिल्ट फिर भी रहता है। काम में लग गया, बहुत ज़्यादा अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर उसको गिल्ट होता है, फिर बेचैनी होती है। फिर उसको लगता है कि मैं काम करता हूँ, शादी कर लेता हूँ, शादी कर लूँगा, बच्चे कर लूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये करता है, शादी करता है, बच्चे कर लेता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो उसे लगता है यार मैं तो अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ, बीवी को तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, वो तो कुछ और समझ के मेरे से उसने शादी कर लिया, पर मैं तो मर्डरर हूँ। और वो कहता है मेरे बच्चों को अगर मालूम पड़ेगा उनका बाप ऐसा है तो ये तो गलत बात है, एक तरफ मैंने किसी का खून किया है और दूसरी तरफ मैंने इस तरह से मैंने बच्चों को रेस किया, ये सही नहीं है यार। फिर उसको गिल्ट उठता है, तो बता रहा है उसको जोसिमा को, कहता है मैं बहुत परेशान हो गया, 14 साल मैंने कैसे मैं तड़पा हूँ, मैं परेशान रहा हूँ, मेरे अंदर जो गिल्ट की फीलिंग है उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे ख़त्म कर दिया। अब 14 साल बाद मुझे जब तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा, मुझे लगा यार ये बंदा है, ये मुझे बचा सकता है। तुम्हें देख के मेरे अंदर ना एक हिम्मत आई, बहुत हिम्मत आई मेरे अंदर। तो वो जोसिमा कहते हैं
मेरे से क्या हिम्मत आई, मेरे मेरे इससे इंसिडेंट से क्या मतलब है, मैंने कौन सा किसी का मर्डर किया। वो कहते हैं, मिस्टीरियस मैन कहता है बात मर्डर की नहीं है, बात यह पब्लिकली तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, तुम मार सकते थे अपने ओपोनेंट को पर तुमने नहीं मारा। इंस्टेड तुमने पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं नहीं मारना चाहता, हिम्मत दिखाई। लोगों ने तुम्हें शायद ऐसा बोला होगा बुज़दिल है, ये है, वो है, लेकिन तुमने लोगों की परवाह नहीं की और तुमने जो तुम्हारे दिल में तब तुमने वो चीज़ करी, तुमने पब्लिकली डिक्लेरेशन दिया। तो मुझे वो हिम्मत चाहिए थी, मुझे वो हिम्मत नहीं मिल रही थी। लेकिन तुम्हारा जब मैंने इंसिडेंट सुना मुझे हिम्मत आई। तो कहते हैं किस चीज़ की हिम्मत आई, जोशमा कहते हैं किस चीज़ की हिम्मत आई। वो कहता है मैं भी पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि 14 साल पहले मैंने मर्डर किया था। मौत का जिम्मेदार, 2 मौत का जिम्मेदार इनफैक्ट मैं ही हूँ। अब जोशमा उसकी बात सुन रहे हैं, वो हैरान है। पहले तो उनको यकीन ही नहीं होता कि यार ये जो बातें कह रहा है सही कह रहा है। उनको तो वो बड़ा बंदा वैसा लगता था, पर वो जज नहीं करते, वो समझते हैं उसको और कहते हैं कि ठीक है, आप चाहते हैं कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, पब्लिक डिक्लेरेशन करना चाहते हैं करिए। और बोल के ये बात चला जाता है मिस्टीरियस मैन, और करीबन 2 हफ्ते तक रोज़ आता है, रोज़ डिस्कशन करता है। और रोज़ उसको डर लगता है, सोचता है मैं बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ। उसको लगता है क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा, मेरी बीवी बच्चे तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या सोचेगी मेरी बीवी कि मैंने धोखे में रखा उसको 14 साल 15 साल। क्या सोचेंगे मेरे बच्चे कि इनको बाप मर्डरर है, जेल में है बाप। क्या बीतेगी इन बच्चों पे, अगल बगल वाले जब उनको इस तरह से कह के जलील करेंगे कि तुम्हारा बाप मर्डरर है, जेल में है। तो वो सोचता है, उसको टेंशन होती है बहुत। तो 2 हफ्ते तक अगले ऐसे ही वो सोचता रहता है, डाउट में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है। एक रात को वो आता है, 2 हफ्ते निकल जाते हैं, एक रात को बड़ा डिटरमाइंड होके आता है। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जोशिमा तुम बताओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। अब जोशिमा सोचते हैं, कहते हैं देखो यार, तुमने जब डिसाइड कर ही लिया तो तुम इतना डर के रहे हो, और कब तक तुम इस बोझ को लेके जियोगे, खाली कर दो ना इस बोझ को। तुम खुद ही कहते हो कि मैं मर मर के जी रहा हूँ 14 साल से, कब तक मर मर के और जियोगे, इस बोझ को खाली करो। क्यों इसको अपनी आत्मा पे एक भार लेके चल रहे हो। तो अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम पब्लिकली जाके एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुमने गलत किया था, मर्डर किया था, तो करो। तो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं करूँगा। फिर बाहर जाता है, 2-3 घंटे बाद, रात का टाइम होता है करीबन, फिर वो 1-2 बज रहे होते हैं, वापस आ जाता है। अभी 10:30-11 बजे गया, फिर वापस 2 बजे आ जाता है। जोशिमा को उठाता है नींद में से, और फिर सामने जोशिमा बैठे हैं, सामने बैठ के उनको 2 या 3 मिनट तक उनको घूरता है, आंखों में उनकी देखता है, आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल घूर रहा है उनको। फिर हल्का सा स्माइल करता है और उठ के चला जाता है। ठीक उसके अगले ही दिन वो एक पार्टी देता है। पार्टी के देता, उसका बर्थडे था। बहुत रईस आदमी है, जाना माना आदमी है, शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, एकदम से समझ लो पूरा शहर ही वहाँ इकट्ठा हो जाता है उसके बर्थडे पे। पार्टी चल रही होती है, एकदम से बीच में उठ के बोलता है माइक पकड़ के कि देखो सबको, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और बात के बताता है, सब बता देता है कि 14 साल पहले मैंने ऐसे ऐसे मर्डर किया था और झूठा इल्ज़ाम लगवा दिया सर्वेंट पे, और ये और वो है, वो बेचारे की डेथ भी मेरी वजह से हुई है, वो पूरी कहानी बता देता है। तो आई एम अ मर्डरर, साफ साफ बोलता है। अब वहाँ लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगता है झूठ बोल रहा है, ऐसे ही कह रहा है, वो कह रहा है। लेकिन वहाँ पे वो एविडेंस दिखाता है, वो लेटर लेके आता है, उसने उसको लेटर लिखे थे, वही जिससे उसने प्यार किया था लेडी को, जिसका मर्डर भी किया था, कि मैंने उसको लेटर लिखे हैं शादी के लिए, ये है वो है, और सारे जेवरात दिखाता है जो चोरी किए थे, सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है। तो लोग फ्री मानते नहीं है, लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन डाउट होता है। बात पुलिस अथॉरिटीज़ तक पहुंचती है, वो भी सोचते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी है, इस तरह की बात इसने बताई है पब्लिकली और मर्डर किया है, तो वो भी सोचते हैं कि सच में इसने मर्डर किया है या क्या हुआ है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, क्या है, मतलब 14-15 साल बाद इसको क्या पड़ी एकदम से इसको ऐसे पब्लिकली डिक्लेयर करने की। लोगों को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। अब बीवी बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है।
अब एकदम से क्या होता है, एक आध दिन बाद उसकी तबीयत हो जाती है बहुत ख़राब, बहुत ख़राब, मतलब एकदम मरने वाली हालत हो जाती है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, ख़त्म। डॉक्टर कहते हैं बचेगा नहीं अब, तो जेल तो बाद में जाएगा, वो सज़ा तो बाद में काटेगा, वो बचेगा ही नहीं। अभी बीवी होती है उसकी, वो जोसिमा को जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है जब से वो जोसिमा के पास गए हैं मिस्टीरियस मैन, तब से ही हालत ख़राब हुई है इनकी, ऐसी इस हालत की वजह जोसिमा रिस्पॉन्सिबल है। तो जोसिमा मिलने आते हैं, वो मिलने नहीं देती, कई दिन तक बार बार आते हैं कि मुझे मिलना है मिस्टीरियस मैन से, मिलना है, मिलने की बात तो करने दो, मिलने नहीं देती। एक दिन मिस्टीरियस मैन जब थोड़ी सी हल्की फुल्की आँख खुलती है, बड़े एकदम बेहोशी सी हालत हो जाती है, हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, तो एकदम हल्का होश में आते हैं, तो कहते हैं मुझे जोसिमा से मिलना है, जोसिमा को बुलाओ। फिर जोसिमा को बुलाया जाता है, तो जोसिमा बगल में बैठे हुए हैं और ये बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तबीयत ख़राब है मिस्टीरियस मैन की। मिस्टीरियस मैन ऐसे हाथ करता है, तो जोसिमा हाथ रखते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं जोसिमा की अब टाइम आ गया है, ये बचेगा नहीं मिस्टीरियस मैन। तो मिस्टीरियस मैन कहता है मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो मैं ये कभी नहीं बता पाता। मेरे आत्मा से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है, बहुत बड़ा बोझ, जो मैं इस बोझ को लेकर चल रहा था 14 साल से। आज पहली बार लग रहा है कि शायद मैं सांस ले पा रहा हूँ, आज पहली बार लग रहा है कि शायद मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मुझे लगता था मैं सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। तो कहते हैं आपने मुझे एक तरह से मुक्ति दिलाई है, मैं जीते जी नरक में जी रहा था। तो कहता है मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। जोसिमा उसकी आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि उसको काइंड ऑफ ये फील हो गया है और उसकी ऊपर से जो बोझ था वो उतर गया है, उसको सज़ा उसको उसने खुद को ही दे ली है। पता चल गया उसको कि किस तरह से जो उसने किया और छुपाया, और जब उसने ज़िंदगी इतनी नरक से में जी और जब उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया तो उसको लगा कि सच में एक बोझ उतर गया है, काइंड ऑफ उसको एक मुक्ति मिली है, एक फ्रीडम मिला है। वहाँ से फिर वो चले जाते हैं जोसिमा, और उसके कुछ दिन बाद ही डेथ हो जाती है उस मिस्टीरियस मैन की अब डेथ हो जाती है। अब जो फादर जोसिमा है, कई लोगों को लगता है इनकी वजह से हुआ ये, उसकी डेथ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन जोसिमा इंटरनली जानते थे कहानी है क्या पूरी। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को लगने लगता है कि नहीं, जोसिमा ने तो बहुत तक उसको हेल्प करवाई है, जो उसके ऊपर इतना बड़ा एक बोझ था, तो वो तो इनफैक्ट एक बढ़िया बंदा यार जोसिमा। अब लोग उनके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं जोसिमा के पास, उनको लगता है ये बंदा कुछ डिफरेंट है यार, इसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये इस तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग करता है। तो इस तरह से अब देखो अब जोसिमा की जर्नी बनना स्टार्ट हो रही है। लेकिन जोसिमा भीड़ को अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा जो भी उन्होंने देखा, जो उनके साथ लाइफ में चीज़ें हुई, तो वो भी थोड़ा सा एक अपने लिए कुछ चाहते थे कि कुछ टाइम वो अपने साथ रहें, तो वो भीड़ को अवॉइड करते हैं और वो उस टाउन को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ के फिर वो दूसरे टाउन में चले जाते हैं। अब यहाँ से वो आप देखेंगे कि यहाँ से फादर जो जोसिमा है, अब वो फादर जोसिमा बनने के काफ़ी करीब आएंगे, क्योंकि यहाँ से वो एक बहुत ही वर्च्यू वाली लाइफ जिएंगे, वर्चुअस लाइफ जिएंगे, बहुत ही गुड लाइफ जिएंगे। यहाँ से आप देखेंगे ज़्यादा एकदम से सडन चेंज आएगा उनके अंदर। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। आई थिंक ऑलमोस्ट 50 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मतलब आई थिंक 45 मिनट का तो है ही वीडियो। तो अगर आपको ठीक लगा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सबके साथ शेयर करें, बिकॉज आई वांट कि एक मास्टरपीस वर्क है ब्रदर कामज़ोफ, और बहुत लोग अपने आप से शायद इतनी लंबी किताब नहीं पढ़ना चाहते, उनको टाइम नहीं मिलता है, जो भी है, तो एटलीस्ट अगर आप सुन लेंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है, शायद हो सकता है आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।